नमस्कार। हमारी फौज के एक चीफ रहे हैं जनरल शंकर रॉय चौधरी। उनका मैं एक स्टेटमेंट कहीं पढ़ रहा था, उनका बयान पढ़ रहा था। उन्होंने ये कहा है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने सन 71 में पाकिस्तान पर जो हमारी जीत हुई थी और बांग्लादेश अलग देश बना था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने कभी भी उस जीत के नाम पर वोट नहीं मांगा जो बाद के चुनाव हुए। शास्त्री जी तो बहुत कम अरसा हमारे साथ रहे। 65 की जंग में जो हमारी जीत हुई, उसका उन्होंने किसी भी रैली में या मीटिंग में या सीना ठोक के जिक्र नहीं किया। फ़ौजें अपना काम करती हैं, सरकारें अपना काम करती हैं। फ़ौजें सुप्रीम कमांडर जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके नीचे काम करती हैं। वो किसी प्रधानमंत्री की सेना नहीं होती, जैसे आजकल हो रहा है कि मोदी की सेना। मैं आपसे ये जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि एक इंटरव्यू छपा है सुहेल महमूद का। सुहेल महमूद पाकिस्तान का हाई कमिश्नर थे यहाँ पर, और अब वो फॉरेन सेक्रेटरी बने पाकिस्तान के। तो भारत छोड़कर जाने से पहले उन्होंने पीटीआई को इंटरव्यू दिया है। उन्होंने ये कहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान गाली गलौज से दूर, भड़काने से दूर, ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए। उन्होंने कहा कि एक ऑब्जेक्टिव नैरेटिव चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव बातचीत चाहिए। हाँ, जो मतलब सीधी सादी बातचीत हो, मुद्दों पर हो, उसमें कोई इस तरह के और बाकी जिक्र ना हो खाम खा के, और तभी ये मुमकिन हो पाएगा। उनका ये भी कहना है कि जो डिप्लोमेसी होती है, जो राजनयिक रिश्ते होते हैं दूसरे देशों से, वो लगातार डायलॉग से, बातचीत से चलते रहते हैं। सस्टेन्ड एंगेजमेंट लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। सस्टेन्ड एंगेजमेंट माने आपको लगातार मिलते रहना, बात करते रहनी है। यही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि बातचीत का सिलसिला चलते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ कभी न कभी निकल ही आता है। सिर्फ जप्फी पप्पी डालने से डिप्लोमेसी नहीं होती है। डिप्लोमेसी के पीछे सालों साल के इतिहास होते हैं, समझ होती है, जितने भी समझौते हुए वो जहन में होते हैं, 50 और चीज़ें दिमाग में होती हैं सारी। तो ये सुहेल महमूद का कहना था। मैंने सुहेल महमूद का जिक्र इसलिए किया कि वह जैसे जैसे ये चुनावों का शोर बढ़ता जा रहा है और चुनाव हो रहे हैं, वैसे वैसे मैं देख रहा हूँ कि हमारे प्रधान सेवक को चुनाव में जीतने के लिए हिंदुस्तान की नहीं, हिंदुस्तान के हालात की नहीं, हिंदुस्तान के मुद्दों की नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसा क्यों है? उन्होंने, देखिए मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। मंगलवार को उन्होंने जो पहली दफ़े वोट डालने जा रहे हैं, पिछले मंगलवार को जो पहली दफ़े वोट डालने जा रहे हैं, उन लोगों से कहा कि क्या वो अपना वोट समर्पित करेंगे बालाकोट जो हवाई हमला हुआ था, भारतीय एयरफोर्स ने किया था उनके नाम पर, और जो पुलवामा में जवान मारे गए हमारे, उनके नाम पर अपना वोट समर्पित करेंगे। सीधा साधा जंग का और फौज का इस्तेमाल वोट मांगने के लिए किया जा रहा है। मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? अब इलेक्शन कमीशन ने इसका कॉग्निजेंस तो ले लिया है, इसको नोटिस में ले लिया है, संज्ञान तो ले लिया है, करेगा क्या ये देखना बाकी है। बहरहाल उन्होंने सिर्फ एक महाराष्ट्र का जो एक अधिकारी है, चुनाव अधिकारी, उससे रिपोर्ट मांगी है। पीटीआई की ये रिपोर्ट है। पीटीआई का ये कहना है, पार्टियों को सलाह दी है, दोस्ताना नसीहत दी है कि आप फौज का प्रचार करने से बचें। मतलब एक्शन अभी तक कोई नहीं लिया है। एक एक्शन लिया है ये मायावती और योगी आदित्यनाथ पर, वो भी इस वजह से लिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बड़ी बुरी तरह से डांटा और उनके अफसरों को तलब किया। तब तक वो कहते आ रहे थे कि हमारे पास पावर्स ही नहीं है। अब पावर्स हो गई हैं, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी और मायावती के खिलाफ भी। योगी आदित्यनाथ 48 घंटे तक कोई भाषण नहीं दे सकते, मायावती 72 घंटे तक। बहरहाल प्रधान सेवक आगे कहते हैं कि आई विश टू आस्क यू माई नेशंस फर्स्ट टाइम वोटर टू टेक ए डिसीजन। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मेरे देश में पहली बार वोट करने वालों कि एक फ़ैसला कीजिए। आपका पहला वोट जो है वो एक ऐतिहासिक क्षण है, एक ऐसा लम्हा है आपके ज़िंदगी का जो आपको ताउम्र सारी ज़िंदगी याद रहेगा कि आपने कब अपना पहला वोट दिया था। ठीक है, कहाँ दिया था और किसके लिए दिया था, ये सारी ज़िंदगी आपको याद रहेगा।
I wish to ask you, my first time voter, can you dedicate your first vote to the valiant soldiers who carried out the airstrike in Pakistan's Balakot? जिन बहादुर सिपाहियों ने बालाकोट पर हमला किया था, हमारे एयरफोर्स के लोग, क्या आप उनके लिए वोट दोगे? अब उनके लिए वोट क्यों दें भाई, मुद्दों के लिए वोट क्यों ना दें? हाँ, कि आप लोगों ने किया क्या है इस देश के साथ? आपका जो जनप्रतिनिधि है उसकी परफॉर्मेंस पे क्यों ना वोट दें? आपका जो एमपी है उसकी परफॉर्मेंस पे पिछले 5 साल की कैसी रही, उस पर वोट क्यों ना दें? और क्योंकि पूरा चुनाव एक शख्स के इर्द गिर्द घूम रहा है, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के, आपकी परफॉर्मेंस पर क्यों ना वोट दे? फौज को क्यों बीच में ला रहे हैं आप? इसलिए जनरल शंकर रॉय चौधरी ने कहा था कि इंदिरा गांधी ने कभी भी सन 71 की जंग के बाद बांग्लादेश के नाम पर वोट नहीं मांगा। शास्त्री जी ने भी सन 65 की जीत का जिक्र नहीं किया। बहरहाल उसके बाद ये भी हुआ, इन्होंने फिर पुलवामा का भी जिक्र किया। अब देखिए पुलवामा को हुए भी कितने दिन बीत चुके हैं, अभी तक की इंक्वायरी क्या कहती है, किसी को जिम्मेदार ठहराया गया या नहीं, सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ, क्यों हमारे 44 जवान मारे गए, कैसे सुसाइड बॉम्बर आकर उनकी बस से टकराया, कॉन्वॉय की पूरी सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है, तेरी चौकीदारी का सवाल है। जिन्होंने हमला करना था, जैश ए मोहम्मद है, उन्होंने जिम्मा लिया, उन्होंने तो करना था, मुझे उनसे शिकायत नहीं है। उनसे मुकाबला क्यों नहीं हुआ, उनको रोका क्यों नहीं गया? मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी, तेरी चौकीदारी का सवाल है। और आप उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं। शहीदों की लाशों के नाम पर वोट मांगना, क्या ज़रूरत पड़ गई ऐसी कि पाकिस्तान की ज़रूरत है प्रधान सेवक को चुनाव जीतने की? हर रैली में पाकिस्तान का जिक्र ज़रूर आएगा। फिर हिंदू मुसलमान की ज़रूरत है, जैसे पिछले दफ़े अच्छे दिन आने वाले हैं, सबका साथ सबका विकास, हाँ, स्मार्ट सिटीज़, बुलेट ट्रेन्स, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, ऊल जलूल अनाप शनाप वादे कर दिए थे। इस दफ़े कहने को कुछ नहीं है, लिहाजा वही हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान और पाकिस्तान। अब पाकिस्तान आप खुद जाते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह इतने साल प्रधानमंत्री रहे, 10 साल, एक दफ़े भी नहीं गए कि जब तक हालात सामान्य नहीं होंगे मैं अपने पैतृक गांव, जो मेरा पुश्तैनी गांव है, गाह नाम है, GH, मैं वहाँ भी नहीं जाऊँगा। एक दफ़े भी वो वहाँ नहीं गए। आप बिन बुलाए मेहमान कर चले गए और अब उसी के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है वोटर्स के लिए समझना कि पूरा का पूरा नैरेटिव जो है चुनाव प्रचार का, वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है। आंखें खुली रखिए। और अब हम जिक्र करेंगे आज़म खान का। आज़म खान यूपी के एक छोटे से पॉलिटिशियन है। वो कोई खान अब्दुल गफ्फार खान नहीं है, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं है, वो डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं है। वो उत्तर प्रदेश के रामपुर के इलाके के एक छोटे से पॉलिटिशियन हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। वो पहले भी चर्चा में रहे हैं अपनी गलत बयानी और उल जलूल बयानबाजी की वजह से। इस दफ़े भी इशारों में उन्होंने अपने खिलाफ जो कैंडिडेट हैं, जया प्रदा, बीजेपी की कैंडिडेट हैं, उनको लेकर एक ऐसी बात कह दी, ऐसा बयान दे डाला बगैर उनका नाम लिए। हम आपको वो सुनाएंगे जो उन्होंने बोला, लेकिन सबके सामने साफ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे 6 दिसंबर 1992 को अटल बिहारी वाजपेयी की स्पीच थी कि मतलब ज़मीन तो समतल करनी ही पड़ेगी, हाँ, मतलब पूजा के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने हमें आदेश दे दिया है, इजाज़त दे दी है, ज़मीन तो समतल करनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब होता है? LK अडवाणी बोल रहे थे आज अंतिम कार सेवा है, आज अंतिम कार सेवा है। इसका मतलब क्या होता है? आप नाम नहीं ले रहे, लेकिन संदेश तो साफ जा रहा है सबके सामने। आप मूर्ख समझते हैं लोगों को। बिल्कुल इसी तरह आज़म खान, नाम लिए बगैर जयाप्रदा का उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, बिल्कुल स्पष्ट साफ जाहिर है कि वो किसका जिक्र कर रहे हैं। पहले वो वक्तव्य सुन लीजिए। 10 बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे। कांधा नहीं लगने दिया, छूने नहीं दिया, गंदी बात नहीं करने दी। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया, मगर आपने और मुझ में क्या फर्क है? शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे।
मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। मैं 17 दिन में पहचान गया। सन 2014 की शुरुआत में आजम खान जिक्र में तब भी आए थे जब उनके यहाँ से उनकी कुछ भैंसें चोरी हो गई थी तो रामपुर में, तो उन्होंने पूरे के पूरे पुलिस के महकमे को भैंसें ढूंढने पर लगा दिया था। उसमें डीएसपी और जो तमाम और सीनियर ऑफिसर थे रामपुर के, उनको बफेलोज भैंसों को ढूंढने के लिए लगा दिया। आजम खान ने वक्तव्य दिया है जो उन्होंने बोला, जो आपने सुना कि 10 साल तक इस शख्स ने इसने कहा, नाम नहीं ले रहे बिल्कुल भी, हाँ, रामपुर वालों का खून पिया है, लहू पिया है। ठीक है, आपने पूरी स्टेटमेंट सुनी ली है। जिसकी उंगली पकड़कर हमने रामपुर की गलियां दिखाई, हाँ, जिसको किसी का कांधा नहीं लगने दिया, गंदी बात नहीं करने दी। आपको 17 बरस लगे पहचानने में, हम 17 दिन में पहचान गए थे कि इनके नीचे का अंडरवियर खाकी रंग का है। नीचे का अंडरवियर खाकी रंग का है। आप महिलाओं के अंडरवियर के रंग इमेजिन करते रहते, कल्पना करते रहते हैं। आपने सिर्फ अपनी तरबियत दिखाई है, अपनी परवरिश दिखाई है। बेशक टेक्निकली आप कह सकते हैं कि आपने नाम नहीं लिया है, लेकिन नाम न लेते हुए भी आपने जाहिर कर दिया कि आपका जो बयान है किसके बारे में है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली दफ़े जब ये लड़ी थी चुनाव, आपने कहा था यूपी की राजनीति को एक रक्कासा की पाजेब बना दिया है। ठीक है, अब रक्कासा की पाजेब, रक्कासा माने जो नर्तकी होती है, नाच करने वाली होती है। मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत से लोग बार गर्ल्स हैं, उनके डांस देखने जाते हैं बॉम्बे में, वो भी उनको ऐसी हकारत से देखते हैं। वही सोच आपकी भी है। वो कामकाजी महिलाएं हैं जिन्हें आप रक्कासा कहते हैं, जिन्हें कोई बार गर्ल्स कहता है। इससे भी आगे जाए तो हमने तो उनके लिए और भी शब्द बना रखे हैं। तो बहरहाल आपने सिर्फ अपनी परवरिश दिखाई है। बेहतर यही है आप माफ़ी मांग लें, बच जाएंगे। वैसे आप पर एफआईआर भी हो चुकी है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी आजम खान पर केस कर दिया है, नोटिस भेज दिया है उनको, और सब तरफ से आपकी थू थू हो रही है। आप कहते रहें जितना कह सकते हैं कि मैंने नाम नहीं लिया था। बिना नाम लिए भी बहुत से काम हो जाते हैं। नमस्कार। HW न्यूज़ पर आप मुझे लगातार देखते आ रहे हैं द विनोद दुआ शो में। अब आप मुझे एंड्रॉयड और आईफोन पर भी देख सकते हैं HW न्यूज़ का फ्री ऐप डाउनलोड करके। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए HW न्यूज़ का फ्री ऐप और मुझसे जुड़े रहिए।